नमस्कार, श्रेष्ठ इंस्पायर में आपका स्वागत है। मैं मनोज कुमार। आज हम लोग जीके जीएस के अंतर्गत बायोलॉजी से संबंधित कुछ प्रश्नों को देखेंगे, जिसकी व्याख्या सहित बताया जाएगा। यह वीडियो सभी तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन नंबर 1 से। जीव का लक्षण क्या है? पोषण है, जनन है, उपापचय है या इसमें से कोई नहीं है। तो जीव का लक्षण क्या है? जानते हैं कि जीव जो होता है वह एक विशेष तरह के लक्षण दर्शाते हैं जो निर्जीव में नहीं पाए जाते हैं। जीव पोषण क्रिया करता है, अर्थात अपने को वृद्धि करने के लिए, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पोषण इसे ज़रूरी होता है, ऊर्जा ग्रहण कर सके। अर्थात अपने शरीर का संचालन करने के लिए, विभिन्न तरह की क्रियाओं के लिए ऊर्जा आवश्यक होती है, जिसके लिए जीव पोषण करता है। इसके अलावा जनन भी जीवों का लक्षण होता है, क्योंकि जीव ही अपने जैसे जीव को उत्पन्न कर सकते हैं। इसलिए जनन भी जीवों का एक महत्वपूर्ण लक्षण होता है। तीसरा है उपापचय। उपापचय में जीव जो होता है वह जैव रासायनिक क्रियाओं को संपन्न करता है, जिसके माध्यम से विभिन्न प्रकार के हार्मोन, एंजाइम आदि स्रावित होते हैं और वह शरीर की वृद्धि में और उसके मेटाबॉलिज्म में या विभिन्न तरह की क्रियाओं में सहायक होता है। उपापचय दो तरह की क्रियाएं होती है, एक होता है कैटाबॉलिक और दूसरा होता है एनाबॉलिक। तो इसका उत्तर क्या होगा? यह पोषण भी होगा, जनन भी होगा, उपापचय को होगा, यानी इसमें से कोई भी जीव का लक्षण, यानी कि जीव का लक्षण इसमें से ये सभी हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। सजीव निर्जीव में क्या समानता होती है? सजीव निर्जीव में क्या समानता होती है? प्रजनन होता है, वृद्धि होती है, पोषण होता है या इसमें से कोई नहीं। सजीव और निर्जीव दोनों में क्या समानता होती है? इसका सही जवाब होगा वृद्धि। वृद्धि सजीव और निर्जीव दोनों में होती है। जैसे जीवों में वृद्धि आप जानते हैं, कोशिका वृद्धि यानी कोशिकाओं में होने वाली संख्या की बढ़ोतरी वह क्या कहलाती है? वृद्धि कहलाती है। यानी एक कोशिका से दो कोशिका का निर्माण होगा, 2 से 4, इस तरीके से कोशिकाओं की संख्या बढ़ेगी तो जीव में भी वृद्धि होगी। तो वृद्धि जीव में भी होती है और दूसरी तरफ निर्जीव में भी होती है। जैसे जो कंकड़ पत्थर होते हैं वह धीरे धीरे बड़े होते होते या साल्ट जमा होते हैं और वह धीरे धीरे बड़े होते जाते हैं। इस तरीके से हम देखते हैं निर्जीव में भी और सजीव में भी वृद्धि होती है। लेकिन प्रजनन और पोषण यह सजीव में ही संभव होता है। इसलिए इसका सही जवाब होगा वृद्धि। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। जीव की सबसे छोटी इकाई यानी स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ बॉडी कौन सी है? ऊतक है, हड्डियां हैं, कोशिका है या अंग है? इसमें से कौन सा सही है कि जीव की सबसे छोटी इकाई क्या है? जीव की सबसे छोटी इकाई कोशिका होती है और कोशिका के मिलने से ही ऊतकों का निर्माण होता है और ऊतकों के मिलने से अंग का निर्माण होता है। तो इसका सही जवाब है कोशिका। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। सजीव निर्जीव में मुख्य अंतर है? गति, प्रजनन, वृद्धि या उपरोक्त में सभी? मुख्य अंतर क्या होता है? इसमें तीनों में अंतर होता है। सजीव और निर्जीव में मुख्य अंतर प्रजनन का होता है। मुख्य अंतर प्रजनन का होता है, क्योंकि सजीव में प्रजनन होता है जबकि निर्जीव में प्रजनन नहीं होता है। वृद्धि सजीव में भी निर्जीव में भी होती है और गति भी निर्जीव में होती है, क्योंकि निर्जीव जो होते हैं एक हवा के माध्यम से, पानी के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर वह चले जाते हैं। वृद्धि भी होती है क्योंकि छोटे छोटे कंकड़ पत्थर मिलकर बड़े आकार का निर्माण करते हैं, तो इस तरीके से वृद्धि होती है। लेकिन प्रजनन एक सजीव का या जीव का लक्षण होता है, विशेष लक्षण होता है।
इसलिए सजीव निर्जीव में मुख्य अंतर प्रजनन का है। आइए अगला देखते हैं, जीव विज्ञान के जनक कौन हैं। जीव विज्ञान के जनक कैरोलस लिनियस हैं, लेमार्क हैं, डार्विन हैं या अरस्तु हैं। इसमें से कौन सा सही जवाब है? तो इसका सही जवाब है अरस्तु। अरस्तु को जो है जीव विज्ञान का जनक या बायोलॉजी ऑफ फादर कहा जाता है। इनको जंतु विज्ञान का बायोलॉजी को जो है दो भागों में बांटा गया है, वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान, मुख्यतः दो भागों में। वैसे और भी कई इसके पार्ट होते हैं। जूलॉजी के भी जनक जो हैं आपके अरस्तु कहलाते हैं, जबकि वनस्पति जो होता है वनस्पति विज्ञान या बॉटनी, इसके जनक जो है थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। आइए इन ऑप्शनों पर भी बात कर लें। कैरोलस लिनियस को जो है वर्गीकरण का जनक कहा जाता है, लेमार्क जो है विकासवादी वैज्ञानिक हैं और डार्विन भी विकासवादी हैं। तो इस तरीके से इसका सही जवाब आपका अरस्तु होगा। जीवों का विकास किससे होता है? कोशिका विभाजन से होता है, कोशिका से होता है, पोषण से होता है या इसमें से सभी? कौन सा इसका सही जवाब है? तो जीवों के विकास के बारे में बात करें, जो जीव होते हैं, जीव में विकास एक कोशिका होती है। कोशिका जब विभाजन होता है, विभाजन की क्रिया द्वारा 2 कोशिका बनेंगी, 2 से 4 बनेगी, 4 से 8 बनेगी। इस तरीके से इनमें जो है विभाजन की प्रक्रिया होती है, जिसके कारण से एक कोशिका जो है वो धीरे धीरे करती हुई ढेर सारी कोशिकाओं का निर्माण कर लेती है और इन कोशिकाओं को वृद्धि करने के लिए पोषण की ज़रूरत होती है। यानी पोषण नहीं मिलेगा तो ये विभाजन की क्रिया संपन्न नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके से जीव में विकास के लिए कोशिका में पोषण जरूरी है और कोशिका जब पोषण प्राप्त करेगी पर्याप्त, तो उसमें विभाजन होगा और विभाजित करके एक जीव का निर्माण करेगी। तो इस तरीके से इसमें तीनों ऑप्शन सही हैं, कोशिका विभाजन, कोशिका और पोषण, ये सभी जो है सही हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, कोशिका के प्रकार। कोशिका के कौन कौन से प्रकार हैं? प्रोकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक है, ए बी सी दोनों है या इसमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब होगा सी, ए बी सी। ए बी और बी दोनों है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं ऐसी कोशिकाएं होती हैं जिसमें केंद्रक और कोशिकांग जो है कोशिकांग नहीं होता है। केंद्रक और कोशिकांग प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक और कोशिकांग पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव दोनों तरह के जीव आते हैं। एक सेल वाले और बहु सेल वाले दोनों आते हैं, जबकि इसके अंतर्गत एक कोशिकीय या यूनिसेलुलर जीव आते हैं। प्रोकैरियोटिक का उदाहरण हम बात करें तो इसमें बैक्टीरिया को रखा जाता है। बैक्टीरिया को जो है रखा जाता है। बैक्टीरिया मोनेरा जगत का जीव होता है, अर्थात मोनेरा जगत को जो जीव होते हैं वो प्रोकैरियोटिक होते हैं, जबकि प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटिया और एनिमेलिया के जो जीव होते हैं वह यूकैरियोटिक होते हैं। तो इसका सही जवाब होगा आपका सी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, एक कोशिकीय जीव है, वायरस है, जीवाणु है, मानव है या गिलहरी है? यानी एक कोशिकी का मतलब क्या है? यानी ऐसे जीव जिनका शरीर जो है एक कोशिका से बना होता है, ऐसे जीवों को एक कोशिकीय जीव कहा जाता है। तो इसमें कौन सा ऐसा जीव है जिसका शरीर जो है एक कोशिका से बना होता है? आइए ऑप्शन पे बात करते हैं। वायरस जो होता है, वायरस यह कोशिका और अकोशिका के बीच की स्थिति होता है, इसलिए इसे सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है। दूसरा जीवाणु जो होता है, इसमें एक कोशिका होती है, इसलिए इसका सही जवाब जो है जीवाणु होगा। यह मोनेरा किंगडम में इसे रखा जाता है।
यह इसकी जो कोशिकाएं होती हैं कैसी होती हैं? प्रोकैरियोटिक होती हैं, प्रोकैरियोटिक होती हैं, इसलिए इसे प्रोकैरियोटिक या पूर्वकेंद्रीय कोशिका कहा जाता है और इसमें एक ही कोशिका होती है। जबकि मानव में जो है बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं, अर्थात यह बहुकोशिकीय जीव है। गिलहरी भी बहुकोशिकीय जीव है क्योंकि इसमें भी ढेर सारी कोशिकाएं होती हैं। तो इसका सही जवाब होगा आपका बी। सजीव निर्जीव के बीच की कड़ी है, कौन सा है? पैरामीशियम है, अमीबा है, यूग्लिना है या वायरस है? इसमें से कौन सा जवाब सही है? तो इसमें वायरस जो है सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है। क्यों है? क्योंकि वायरस जो है जब किसी कोशिका से यह बाहर रहता है, जब यह बाहर रहता है तो यह निर्जीव रहता है। क्या रहता है? निर्जीव रहता है। और जैसे ही यह किसी कोशिका के अंदर एंट्री करता है तो यह सजीव हो जाता है, यानी कि जीवित हो जाता है। इसलिए यह दोनों लक्षण दर्शा रहा है सजीव के और निर्जीव के। इस कारण से इसे सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है। वहीं पैरामीशियम, यूग्लिना और अमीबा ये तीनों जो जीव हैं यह प्रोटिस्टा जगत के हैं। प्रोटिस्टा जगत के यह जो है एक कोशिकीय जीव होते हैं। इसमें भी यूग्लिना जो होता है यह पादप और जंतु के बीच की कड़ी होता है। किसके? पादप, पादप प्लस जंतु, पादप प्लस जंतु के बीच की कड़ी होता है। क्योंकि यूग्लिना जो होता है यह दिन के समय सूर्य प्रकाश में क्या करता है? पौधे के जैसे जो है भोजन का निर्माण स्वयं कर लेता है, यानी कि अपना भोजन जो है पौधों के जैसे स्वयं बना लेता है। क्योंकि इसमें जो है हरा रंग का एक पिगमेंट पाया जाता है जिसके कारण से यह क्लोरोफिल के जैसे व्यवहार करता है। इसलिए यह दिन के समय सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में यह भोजन जो है अपना स्वयं बना लेता है। इसलिए इसको इस गुण के कारण इसे उत्पादक कहा जाता है। दूसरी तरफ यूग्लिना जो है जब सूर्य प्रकाश चला जाता है यानी कि समाप्त हो जाता है तो ऐसी स्थिति में यह जंतुओं जैसे कीट पतंगों को जो है पकड़ने का काम करता है, यानी कि जंतुओं जैसा पोषण करता है। इसलिए इसे जंतु और पादप दोनों गुण मिल रहे हैं, इसी कारण से इसे जंतु और पादप के बीच की कड़ी कहा जाता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी जो है वायरस होता है। आइए अगला देखते हैं। प्रोकैरियोटिक जीव हैं, जीवाणु है, शैवाल है, ईस्ट है, इसमें से कौन सा जीव जो है प्रोकैरियोटिक होता है? प्रोकैरियोटिक का क्या अर्थ है? यानी कि ऐसे जीव जिसमें केंद्रक प्लस जो कोशिकांग होते हैं यह जो है मौजूद नहीं होते हैं और केंद्रक जो है अविकसित होता है। अविकसित यानी कोशिकांग और केंद्रक अविकसित होते हैं, ऐसी कोशिकाओं को प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहा जाता है। और यह स्थिति जो है जीवाणु में पाई जाती है। जबकि शैवाल ईस्ट में जो है यह प्रोकैरियोटिक नहीं यूकैरियोटिक कोशिकाओं के होते हैं। तो इस तरीके से इसका सही जवाब जीवाणु होगा। आइए अगला देखते हैं। पादप और जंतु के बीच की कड़ी है, अभी बताएं पादप और जंतु के बीच की कड़ी यूग्लिना को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। पादप और जंतु के बीच मुख्य अंतर है, कौन सा अंतर है? पोषण है, वृद्धि है या ए और बी दोनों है या इसमें से कोई नहीं है? तो पादप और जंतु के बीच मुख्य अंतर, तो देखिए वृद्धि जो है पादप और जंतु दोनों में होती है। इसमें दोनों का जो है अंतर पाया जाता है इनकी प्रक्रिया के आधार पर। जो पादप होता है वह पोषण अपना करता है स्वयं भोजन बनाकर। क्या करता है? स्वयं भोजन बनाता है सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में, क्योंकि उसकी पत्तियों में क्लोरोफिल होता है और वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करेगा
और इस तरीके से जल आदि ग्रहण करके भोजन का निर्माण करता है। जबकि जो जंतु होते हैं वह पौधों पर अपने भोजन के लिए निर्भर रहते हैं। तो इस तरीके से पादप को उत्पादक और जंतु को उपभोक्ता कहा जाता है। वहीं दूसरे में देखा जाए वृद्धि, जो पादप होता है वह जीवन भर वृद्धि करता है, लेकिन जो जंतु होता है एक निश्चित समय के पश्चात इसकी वृद्धि जो है रुक जाती है। इस तरीके से दोनों अंतर पाया जाता है। प्रक्रिया या विकास के आधार पर पोषण और वृद्धि में दोनों में अंतर होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी। अगला देखें, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में मुख्य अंतर है। पादप कोशिका में जो है देखा जाए कोशिका भित्ति पाई जाती है, जबकि जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। पादप कोशिका में क्लोरोफिल मिलता है, जबकि जंतु कोशिका में नहीं मिलता है। तो इस तरीके से इसका ए और बी दोनों जो है ऑप्शन सही है। अगला देखें, जीवाणु में नहीं होता है। क्या नहीं होता है? कोशिका द्रव्य, केंद्रक, खाद्य रिक्तिका या बी और सी, कौन सा इसमें ऑप्शन सही है? देखिए, जीवाणु जो होता है वह एक कोशिकीय जीव होता है और यह प्रोकैरियोटिक होता है और इसमें जो है जो इसका क्रोमेटिन होता है, अर्थात आपका जो द्रव्य होता है कोशिका द्रव्य इसका फैला होता है, साथ ही इसका जेनेटिक जो मटेरियल होता है इसके कोशिका द्रव्य में बिखरा हुआ रहता है, किसी घेरे में नहीं होता। इस कारण से इसमें केंद्रक अनुपस्थित होता है, यानी केंद्रक नहीं रहता है। साथ ही इसमें जो अन्य कोशिकांग हैं वो भी नहीं होते हैं, अर्थात खाद्य रिक्तिका भी नहीं होती है, केंद्रक भी नहीं होता है। इस तरीके से बी और सी दोनों नहीं होते हैं, तो सही जवाब आपका हो जाएगा केंद्रक और खाद्य रिक्तिका। जबकि कोशिका द्रव्य तो होता है, क्योंकि बिना कोशिका द्रव्य के कोई भी जो है कोशिका जीवित नहीं रह सकती। अगला है कोशिकाओं के समूह से बनता है, यानी कि जब ढेर सारी कोशिकाएं मिल जाती हैं तो इनके समूह से एक रचना का निर्माण होता है, जिसे हम उत्तक कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं। यह उत्तक जो है किसी विशेष कार्य के लिए निर्मित होते हैं और उत्तक जब ढेर सारे मिल जाते हैं तो इससे जो है अंग का निर्माण होता है और अंग से शरीर का निर्माण होता है। अंग से अंग तंत्र का और अंग तंत्र से शरीर का निर्माण होता है। तो इसका सही जवाब होगा आपका उत्तक। अगला प्रश्न देखिए, जीव की विशेषता नहीं है, प्रजनन, उपापचय, श्वसन या इसमें से कोई नहीं। तो प्रजनन जो है इसका मुख्य लक्षण है सजीव का, जीव का उपापचय भी है और श्वसन भी है। तो इस तरीके से ये तीनों जो है लक्षण सजीव के हैं और इसमें से कोई भी ऐसा नहीं है कि जो सजीव का लक्षण न हो। तो इसका जवाब आपका हो जाएगा इसमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न, कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं, लाइसोसोम, राइबोसोम या न्यूक्लियस, इसमें से कौन सा जो है कोशिका का पावर हाउस है? तो देखिए इसका सही जवाब आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। क्यों इसे पावर हाउस कहते हैं? क्योंकि जो भोजन पचता है अमाशय में C6H12O6, यह जो है आपका माइटोकॉन्ड्रिया के पास जाता है और साथ में आपका O2 जो है जाता है, जिसके कारण से O2 की उपस्थिति में यह ऑक्सीकरण की क्रिया करता है, अर्थात कैटाबोलिक क्रिया करता है और इसके कारण से माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी ऊर्जा के रूप में निर्मित होती है और इससे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो है बाहर निकलती है, साथ ही जल भी बाहर निकलता है। तो इस तरीके से यह प्रक्रिया होती है माइटोकॉन्ड्रिया में और इसी प्रक्रिया को हम श्वसन, आंतरिक श्वसन कहते हैं और इसी में यह एटीपी जो है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट यानी ऊर्जा का सिक्का इसे कहते हैं। तो इसी कारण से माइटोकॉन्ड्रिया को जो है कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। वहीं दूसरा ऑप्शन देखें, लाइसोसोम जो है यह कोशिका का सुसाइड बैग या आत्मघाती थैली कहलाता है।
आत्मघाती थैली, आत्मघाती थैली जो है कहलाता है। वहीं राइबोसोम जो है यह इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है कोशिका की, क्योंकि यह प्रोटीन निर्माण में सहायक होता है। प्रोटीन का निर्माण करता है राइबोसोम। इसके अलावा न्यूक्लियस या कोशिका के बीच में होता है, जो कोशिका के कार्यों पे नियंत्रण रखता है। जो कोशिका के मुख्य कार्य होते हैं उन पे नियंत्रण करने का काम करता है। केंद्रक में ही आपका डीएनए होता है या आरएनए होता है। यही जो है आनुवंशिक गुणों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का कार्य करता है। तो इस तरीके से इसका सही जवाब आपका हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। अगला देखें, जीव विज्ञान के जनक अरस्तु किसके गुरु थे? अशोक के थे, चंद्रगुप्त मौर्य के थे, सिकंदर के थे या फिलिप द्वितीय? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अरस्तु जो थे वह यूनान के थे और अरस्तु ने सिकंदर को शिक्षा दी थी। इस तरीके से अरस्तु जो थे, सिकंदर जो भारत में आया था युद्ध करने के लिए, उस समय चंद्रगुप्त जो था मौजूद था और चंद्रगुप्त का जो गुरु था वह चाणक्य था और फिलिप जो था वह सिकंदर का पिता था। फिलिप द्वितीय सिकंदर का पिता था और अशोक को आप जानते हैं यह मौर्य वंश का शासक था। तो इस तरीके से हम देखें तो जीव विज्ञान के जनक अरस्तु के गुरु जो थे, अरस्तु किसके गुरु थे? सिकंदर के गुरु थे। अगला देखें, पादप अपने भोजन का निर्माण करता है, कैसे करता है? श्वसन द्वारा करता है या प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा करता है या उत्सर्जन द्वारा करता है? इसमें से सभी यानी कि कौन सा ऑप्शन सही है? तो पादप अपने भोजन का निर्माण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा करता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पादप जो होता है आपका जल ग्रहण करता है, जड़ से जो है जल ग्रहण करता है। इसके अलावा वायुमंडल से CO2 ग्रहण करता है और क्लोरोफिल की उपस्थिति में यह क्या करता है आपका C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन जो है यह बाहर निकालता है और इस तरीके से भोजन का निर्माण हो जाता है और भोजन का उत्पाद जो है यही कहलाता है, यानी कि C6H12O6 यानी ग्लूकोज। तो इस तरीके से प्रकाश संश्लेषण क्रिया में भोजन का निर्माण पादप करता है। अगला देखिए, जीवों की उत्पत्ति कहाँ पे हुई? पृथ्वी जो थी वो आग का गोला थी, इसलिए धीरे धीरे पृथ्वी ठंडी होती है और पृथ्वी पे जो है सागरों का निर्माण होता है और सागरों के निर्माण से जो है उसी आदि सागर में यानी समुद्र में जो है जीवों की उत्पत्ति होती है। अगला प्रश्न देखिए, पत्तियों का रंग क्यों हरा होता है? युगलिना के कारण, माइटोकॉन्ड्रिया के कारण, केंद्रक के कारण या इसमें से कोई नहीं? तो इसमें से जो है किसी के कारण नहीं होता है। युगलिना जो है जंतु और पादप के बीच की कड़ी है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है और केंद्रक जो होता है कोशिका पर नियंत्रण रखने का काम करता है। तो पत्तियों का रंग हरा किसके कारण होता है? पत्तियों का रंग जो है क्लोरोफिल के कारण होता है, क्लोरोफिल के कारण होता है। तो इस तरीके से इसमें जो है कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, तो डी इसका सही होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे मेरे प्रश्न समाप्त होते हैं। उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।